Hello guys, welcome back to our YouTube channel E-Takshila Classes. I am Sahil Sharma today representing you the previous year questions of quant and reasoning of our CAPF examination. ठीक है जी। तो आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज सोल्व करेंगे रीजनिंग और मैथ के। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 years ago the age of A was 3 times the age of B. If B is currently 9 years old, then after how many years the age of A will be double of the age of B? तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग मोस्टली गलती क्या करते हैं, मैं गलती नहीं बोलूँगा कि भाई जो भी हम लोग स्टार्ट करते हैं उसमें क्या करते हैं, ए की एज को हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं और बी की एज को हम लोग वाई लेट कर लेते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि कोई गलती है, बस ये चीज़ है कि दो वेरिएबल अगर हमने लेट कर लिए ना तो ये लगा लो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी लंबी जाएगी। ठीक है, तो इसका एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है, जो उसने हमें रेशियो दे रखी है ना, जो उसने हमें रेशियो दे रखी है, जैसे कि मान लो प्रेजेंट में मेरे पास प्रेजेंट में ए और बी की रेशियो मुझे नहीं पता, बट 2 ईयर एगो, 2 साल पहले की तो पता है ना, 2 इयर्स एगो यहाँ पे ए और बी, उसने बोला कि ए वॉज 3 टाइम्स द एज ऑफ बी। अगर बी की एज 1 थी तो ए की कितनी हो जाएगी 3, या फिर ये कह लो कि भाई बी की एज अगर x थी तो ए की कितनी हो जाएगी 3x। फिर उसने बोला इफ बी इज करंटली 9 ईयर ओल्ड, तो मतलब कि प्रेजेंट में बी की एज क्या है x+2 और ए की एज क्या हो जाएगी 3x+2। और उसने बोला कि भाई जो बी की एज है वो करंटली 9 ईयर है, तो मैं यहाँ पे x+2 को क्या करूँगा 9 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 7। तो प्रेजेंट में बी की एज जो है सॉरी ए की एज क्या आ जाएगी यहाँ पे मेरे पास 3 × 7+2 विच विल बिकम 23। ठीक है, फिर उसने पूछा कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द एज ऑफ ए विल बी द डबल ऑफ एज ऑफ बी। तो अभी प्रेजेंट में ए की एज 23 है, 23 में मैं इतना क्या ऐड करूं, मान लो मैंने यहाँ पे ए ऐड कर दिया, 23 प्लस ए इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 9 प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 23 प्लस ए इज इक्वल टू 18 प्लस 2a। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 5 ईयर। बात समझ आई भाई, यहाँ पे a की एज मेरे पास क्या आ जाएगी 5 ईयर। इतनी बात समझ आ गई, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5 ईयर। ठीक है जी। अच्छा, अगर हमें मतलब कुछ भी वेरिएबल लेट ना करना ही ना हो तो और भी एक तरीका क्या हो सकता है कि मान लो प्रेजेंट से 2 साल पहले ए रेशियो जो बी था वो मेरा क्या है 3:1, और प्रेजेंट के कुछ साल बाद जो मेरा रेशियो है वो क्या है 2:1। इतनी बात समझ आई ना, 2:1। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो ए का एज का डिफरेंस है और जो बी की एज का डिफरेंस वो सेम होना चाहिए था ना। तो यहाँ पे एज को जो ये डिफरेंस है इसको हम लोग सेम कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस लेके, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस लेके उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब कि यहाँ पे 3 - 1 कितना हो रहा है मेरा 2, और यहाँ पे 2 - 1 क्या आ रहा है 1। तो मैं इस 1 का मल्टीप्लाई इस रेशियो के साथ करूँगा और इस 2 का मल्टीप्लाई इस रेशियो के साथ करूँगा। तो यहाँ पे मेरी रेशियो ये क्या बन जाएगी फिर, मतलब कि अगर मैं इसको लिखूँ तो ऊपर वाली जो है वो हो जाएगी 3:1 और ये जो है वो हो जाएगी मेरी 4:2। अब यहाँ पे जो मेरा ये डिफरेंस है ये सेम आ गया ना, यहाँ पे जो ये डिफरेंस है ये सेम आ गया, तो यहाँ पे ये डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 यूनिट का। ठीक है, और मुझे बी की इस पॉइंट पे एज पता है, प्रेजेंट पे बी की एज कितनी थी 9 साल, तो 2 साल पहले कितनी होगी 7 ईयर। 2 साल पहले कितनी होगी 7 ईयर, मतलब कि इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 7 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस 1 यूनिट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 7 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट से ये इधर 2 साल था तो प्रेजेंट के इधर कितना आ जाएगा 5 साल। तो मतलब कि 5 साल बाद क्या हो जाएगा, जो ए की डिफरेंस एज है वो बी की ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है,
अगर आपको वेरिएबल से इजी लगता है तो वेरिएबल से करिए, अगर आपको ये रेशियो वाला इजी लगता है तो रेशियो वाले से करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 100 चिल्ड्रन 64 चिल्ड्रन लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, 53 लाइक्स टू प्ले फुटबॉल एंड 20 चिल्ड्रन लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो इसको अगर मैं वेन डायग्राम से बनाऊं तो यहाँ पे ये क्रिकेट का है और ये है फुटबॉल का। अब उसने बोला कि भाई 64 चिल्ड्रन वो है जो क्रिकेट प्ले करते हैं और उनमें से 20 ऐसे हैं जो दोनों प्ले करते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल। तो यहाँ पे बोथ में वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 20, और क्रिकेट प्ले करने वाले बच्चे कितने हैं 64 में से 20 तो मेरे यहाँ पे आ गए ना, तो पीछे कितने बच गए 44। अब ये 44 बच्चे वो हैं जो सिर्फ क्रिकेट प्ले करते हैं। सिमिलरली फुटबॉल यहाँ पे कितने हैं 53 में से 20 तो मेरे ये कॉमन वाले पोर्शन में आ गए, तो पीछे कितने बच गए 33। अब 33 बच्चे वो हैं जो सिर्फ फुटबॉल प्ले करते हैं। अगर मैं इन सबको ऐड करूं, अगर मैं इन सबको ऐड करूं 44 प्लस 33 प्लस 20 तो मेरे पास ये बनता है 97। अब ये 97 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एटलीस्ट वन गेम प्ले करते ही करते हैं, एटलीस्ट वन गेम प्ले करते करते हैं। या तो वो क्रिकेट खेलते हैं या फिर वो फुटबॉल खेलते हैं या फिर वो दोनों ही खेलते हैं। पीछे बच्चे कितने बच गए 3। अब 3 बच्चे वो हो जाएंगे जो कुछ भी नहीं खेलते। बात समझ आई भाई? 3 बच्चे यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएंगे जो कुछ भी नहीं खेलते। ठीक है, अगर इसको फॉर्मूले से करना है तो यहाँ पे ना मान लो जो ये नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल मैं ये निकाल सकता हूँ। यहाँ पे जो मेरा ये है नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल, इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले एटलीस्ट वन गेम, एटलीस्ट वन गेम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, हु प्ले क्रिकेट, इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल और इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ। ठीक है जी, तो यहां से मेरे पास वो स्टूडेंट आ जाएंगे जो एटलीस्ट कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स खेलते हैं। बाकी बचे हुए बच्चे कौन से हो जाएंगे जो कुछ भी नहीं खेलते। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा एन ऑफ सी यूनियन एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 64 प्लस 53 माइनस में 20, तो ये मेरा बन जाएगा 97। ठीक है, अब मेरे को चाहिए क्या जो दोनों नहीं खेलते। ठीक है ना, तो टोटल 100 थे, 100 में से मैं 97 माइनस कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 3। तो आंसर मेरा क्या आ गया इसका 3। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत इजी है, मुझसे उसने ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी हुई है। वो कर क्या रहा है, जो यहाँ पे उसने ये दे रखे हैं ना 3,4, इसका सम जो है वो डायगोनल सामने उस पर दे रहा है। 3 + 4 7, सिमिलरली 2 + 6 क्या हो जाएगा मेरा 8, 1 + 2 मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये 1 + 2 आ रहा है यहाँ पे 3, तो 2 + 7 मेरा आएगा ये क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू, तो वो वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 9। ठीक है ना, उसने करा क्या है जो ये कोमा के साथ दो वैल्यूज दी हुई हैं उनका जो सम है वो सामने लिखा हुआ है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे, दिस इज टुडे, मान लो ये टुडे है, तो उसने बोला डे बिफोर यस्टरडे, तो इस दिन था
ट्यूसडे, तो इस दिन होएगा वेडनेसडे और टुडे होएगा थर्सडे। फिर उसने पूछा कि व्हेन विल बी द सैटरडे, तो टुमारो हो जाएगा फ्राइडे और डे आफ्टर टुमारो मेरे पास क्या आ जाएगा, सैटरडे। तो यहां पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, डे आफ्टर टुमारो। अगला क्वेश्चन है साउथ ईस्ट कोल्ड ईस्ट। ठीक है, पहले मैं डायरेक्शन बना लेता हूं। यहां पे हम लोग लिखते हैं WE नॉर्थ साउथ। उसने बोला साउथ ईस्ट कोल्ड ईस्ट, तो मतलब कि जो मेरा ये वाला पोर्शन है ये होएगा मेरा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट और ये हो गया मेरा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है जी। ठीक है, फिर उसने पूछा व्हाट विल बी कॉल्ड नॉर्थ। अगर जो मेरा नॉर्थ ईस्ट है, सॉरी साउथ ईस्ट है, उसको मैं ईस्ट बोल दूं, जो ये मेरा साउथ ईस्ट है वो अगर ईस्ट हो गया, तो अब ये एक एक पोजीशन इधर को रोटेट हो रही है ना, ईस्ट वाला मेरा यहाँ आ गया तो साउथ ईस्ट चला जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे, और ये साउथ चला जाएगा यहाँ पे, मतलब कि साउथ मेरा बनेगा ये, वेस्ट बन जाएगा मेरा साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा वेस्ट, और जो नॉर्थ है वो मेरा बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो मेरा आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। बात समझ आई भाई? ठीक है जी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है ए इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9 एंड 12 लीव्स रिमाइंडर 8। तो देखो भाई, 9 और 12 से सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड हो सकता है, 9 एंड 12 से स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइड हो सकता है वो होगा LCM ऑफ 9 एंड 12। ठीक है जी, सबसे छोटा नंबर जो 9 और 12 से डिवाइड हो सकता है वो मेरा होगा 9 एंड 12, और अगर मैं उसमें 8 जोड़ दूं तो मतलब कि मेरा सबसे छोटा नंबर वो आ जाएगा जब मैं 9 और 12 से डिवाइड करूं, तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 8। बात समझ आई भाई? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9 एंड 12 इज रिमाइंडर 8। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा कि भाई 9 एंड 12 से स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइड हो सकता है वो होगा LCM ऑफ 9 एंड 12। तो 9 एंड 12 का LCM मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 एंड 12 का मेरा LCM वैसे 36 आ जाएगा, तो 3 3 4 3 1 4 एंड 4। तो 9 एंड 12 का जो मेरा LCM है वो है 36। अब 36 ऐसा नंबर है जो 9 और 12 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो अगर मैं इसमें 8 ऐड कर दूं तो मेरा बन जाएगा ये 44। अब ये 44 नंबर ऐसा है जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तब भी मेरा रिमाइंडर 8 आएगा, जब मैं 12 से करूंगा तब भी रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 8। फिर आगे उसने बोला, ये मेरा आ गया A। उसने बोला B जो मेरा है वो है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9 एंड 12 लीव्स रिमाइंडर 5। तो मतलब कि B हो जाएगा मेरा 36 + 5 इज इक्वल टू 41। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ A माइनस बी मेरा क्या आ जाएगा, 3। वैल्यू ऑफ A माइनस बी मेरा क्या आ जाएगा, 3। इतनी बात समझ आई भाई? ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आ गया, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अल्फाबेट फ्रॉम A to J आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 9।
रिस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ ए, मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब यहाँ पे जो मेरा ए जी जे बन रहा है, ए की वैल्यू क्या है 0, जी की वैल्यू क्या बन रही है 6 और जे की वैल्यू क्या बन रही है मेरे पास 9। तो मतलब कि ये मेरा क्या बन गया 0 6 9 माइनस में सी ई जी, सी मेरा है 2, ई मेरा है 4, जी मेरा क्या है 6, तो ये हो गया 246 प्लस में ई डी बी, ई मेरा 4, डी मेरा 3, बी मेरा 1। तो अब मेरे पास क्या बन जाएगा ये 500 माइनस में 246, तो ये मेरा आ जाएगा 254। अब 2 मेरा क्या है सी और 5 की वैल्यू क्या है एफ और 4 की वैल्यू क्या है ई। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा सी एफ ई, सी एफ ई। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर इज स्ट्रेच सच दैट इट्स रेडियस इज रिड्यूस्ड बाय 20%। देखो जी, जो एक वायर होती है वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। ये मेरी वायर है तो ये मेरी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी ना। तो अगर मैं सिलेंड्रिकल फॉर्म की जो वायर है उसको मैं स्ट्रेच करूंगा तो मेरा जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहेगा, ठीक है ना। जो मेरा वॉल्यूम है वो क्या रहेगा सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले वायर की जो अगर रेडियस में पहले 20% का मतलब हो गया 1/5, तो यहाँ पे रेडियस और ये होगी लेंथ, ओल्ड और न्यू। अगर जो रेडियस मेरी रिड्यूस हुई है तो मतलब कि 5 से कितनी हुई 4, और लेंथ उसने मुझे 6 मीटर बता रखा है। तो यहाँ से मेरा वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम मेरा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब कि 25 इंटू 6। तो हो गया ये पाई इंटू, सॉरी यहाँ पे मुझे चाहिए आर स्क्वायर, तो ये 25 और ये मेरा हो जाएगा 16, ठीक है जी। तो अगर मेरा आर स्क्वायर 25 से 16 हो रहा है तो मतलब कि लेंथ मेरी क्या आएगी 16 से 25, 16 से क्या हो जाएगी 25। रुको ये थोड़ा सा शायद आपके लिए एडवांस मेथड हो जाएगा, मैं लेट मी, यहाँ पे रेडियस का मतलब ये है, रेडियस अगर रिड्यूस हो रही है ना तो मैं मानूंगा पहले 5x थी अब कितनी होगी 4x। यहाँ पे मेरा जो लेंथ है वो है 6, तो यहाँ पे मेरा वॉल्यूम बन जाएगा पाई इंटू 25x² इंटू 6, और ये वाली जो लेंथ है ये मैंने L1 मान ली, तो यहाँ पे मेरा वॉल्यूम हो जाएगा पाई इंटू 16x² इंटू में L1। तो ये दोनों वॉल्यूम मेरे इक्वल हो जाएंगे, पाई इंटू 25x² मल्टीप्लाई में 6 इज इक्वल टू पाई इंटू 16x² मल्टीप्लाई में L1। तो x² से x² गया, पाई से पाई गया, तो 8 3, तो मेरे पास L1 क्या आ गया 75/8। L1 मेरे पास क्या आ गया 75/8, पहले L क्या था 6, ठीक है जी। मतलब कि लेंथ मेरी इंक्रीज हुई है, इंक्रीज कितने से हुई है 9:3/8 से। तो मैं परसेंटेज चेंज देख लूंगा, अब मेरी लेंथ कितनी है 75/8, पहले कितनी थी 6 डिवाइड बाई 6 इंटू 100, तो मेरे पास ये आ जाएगा 27/48 इंटू में 100, तो ये बन गया जी 9 and 16, तो 900 डिवाइड बाई 16, 900 डिवाइड बाई 16, तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ 9 16 5 जा 80 10 56 पॉइंट समथिंग करके हमारा जो भी है आंसर आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास एक ही है, 56.25% मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ वेज बाय विच 6 डिस्टिंक्ट वॉल कैन बी पुट इन 5 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। मेरे पास बॉक्स कितने हैं 5,
मेरे पास बॉल कितनी है 6। अभी जो मेरी नंबर 1 बॉल है, एक नंबर की बॉल है, एक मिनट रुकिए और थोड़ा इजी करते हैं। जो मेरी ये पहली बॉल है, इसको पुट करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना कि भाई एक बॉक्स में एक ही बॉल होनी चाहिए, ठीक है ना, एक बॉक्स में एक ही बॉल होनी चाहिए। तो मेरे पास जो ये पहली बॉल है, इसको पुट करने के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 5। सिमिलरली जो ये सेकंड बॉल है, उसको भी पुट करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? 5, क्योंकि मैं रिपीट कर सकता हूँ ना। सिमिलरली थर्ड बॉल को जो पुट करना है, उसके लिए कितनी चॉइसेस है? उसके लिए भी 5। सिमिलरली 4 के लिए भी 5, फिफ्थ के लिए भी, क्योंकि मेरे पास 5 बॉक्सेज हैं, तो इंडिविजुअल बॉल को पुट करने के लिए मेरे पास 5 चॉइसेस है ना। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर है वो क्या बन जाएगा? 5⁻6। और 5⁻6 मेरा होता है 625 गुणा 625, सॉरी 125 इंटू 125। थोड़ा सा गलत हो गया जी। ये हो जाएगा मेरा 125 इंटू 125। तो अगर मैं देखूं 12 इंटू 12 14400, मतलब 14,000 से ऊपर का ऑप्शन है, तो मेरे पास एक ही बनता है यहाँ पे बी 15625। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज सम ट्रिपल्स इन 10 years अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट at certain rate of interest. The interest is being compounded annually in how many years it become 9 times. तो देखिए यहाँ पे एक शॉर्टकट फॉर्मूला ये है कि भाई अगर मेरे पास जो ये है, जो मेरा सम है वो ट्रिपल 10 साल में हो रहा है ना, तो मतलब कि हर 10 साल में क्या है, मेरी जो अमाउंट है वो ट्रिपल होती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से ये P था 0 और 10 साल में कितना हो गया 3P, तो मतलब कि अगले 10 साल में फिर से क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल हो जाएगा। तो अगले 10 साल में ये कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको 3 से गुणा करूं, ये मेरा बन जाएगा 9P। तो मतलब कि टोटल 20 साल में मेरा क्या हो जाएगा? 20 ईयर्स में जो मेरा इंटरेस्ट सॉरी प्रिंसिपल है वो कितना बन जाएगा? 9 टाइम्स। तो यहां से मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 20 ईयर्स। अगर मैं इसको फॉर्मूले से करूं, तो यहां से अमाउंट बाय प्रिंसिपल ये रेशियो मेरी क्या बन जाएगी? 1+r/100⁻T। अमाउंट उसने बोला कि भाई 3P हो रही है मेरी 10 साल में, तो 1+r/100⁻10, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? 3। यहाँ से मैं कैलकुलेट करके ये लिख सकता हूँ ना कि 1+r/100⁻10, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या बन रही है? 3। ठीक है जी। फिर उसने पूछा कि 9 टाइम, कहने का मतलब 9P डिवाइड बाय P, ये मेरा कितने सालों में होएगा? यहाँ पे जो मेरा 9 है, इसको मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। 9 इज इक्वल टू मेरा आ रहा है 1+r/100⁻T। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3⁻2, और पीछे मैंने देखा कि मेरी 3 की वैल्यू क्या बनी थी? 1+r/100⁻10। ये यहाँ पे 10 है, मे बी आपको दिखने में 16 लगे, बट ये 10 है। तो यहाँ से मैं 3 को रिप्लेस कर सकता हूँ 1+r/100⁻10, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2 इज इक्वल टू 1+r/100⁻T। फर्दर इसको मैं करूँ 1+r/100⁻20 इज इक्वल टू 1+r/100⁻T। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास T की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है? 20 ईयर्स। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 ईयर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरेज एज ऑफ बॉयज इन क्लास इज 12 ईयर, द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 11 ईयर। तो अगर मैं इसको एलिगेशन से करूं, अच्छा उसने बोला कि देयर आर 50% मोर गर्ल्स देन बॉयज, 50% मतलब कि 1/2। तो अगर बॉयज 2 हैं तो गर्ल्स कितनी है 3। तो यहाँ पे बॉयज रेशियो गर्ल्स मेरे पास क्या रहा है 2:3। तो इसको कैलकुलेट करने का एक सबसे आसान तरीका होता है, यहाँ पे मैं लिखूंगा एवरेज ऑफ बॉयज, यहाँ पे मैं लिखूंगा एवरेज ऑफ गर्ल, यहाँ पे मैं लिखूंगा एवरेज ऑफ ओवरऑल या फिर क्लास, नीचे लिखूंगा नंबर ऑफ बॉयज रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जो मेरा ये सेंटर वाली वैल्यू ना ए ओ, ये हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगी। कहने का मतलब या तो ए बी ग्रेटर देन ए ओ ग्रेटर देन ए जी होगा, और ए जी ग्रेटर देन ए ओ ग्रेटर देन ए बी होगा। कहने का मतलब जो ये वैल्यू है ये हमेशा इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करेगी। और दूसरी बात, अगर मुझे ए ओ कैलकुलेट करना हो तो ए ओ कैलकुलेट मैं करूंगा ए बी इंटू एन बी प्लस में ए जी इंटू एन जी डिवाइड बाय एन बी प्लस एन जी। ठीक है, तो मतलब जैसे कि उसने यहाँ पे बॉयज का रेशियो दिया हुआ है 12, गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 11, और यहाँ पे बॉयज इज टू गर्ल्स की जो रेशियो है मेरे पास है 2:3। तो मैं यहाँ पे जो ए ओ है ओवरऑल एवरेज है वो कैसे निकालूंगा, 12 इंटू 2 24 प्लस 11 इंटू 3 33 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 5। तो मेरे पास ये क्या आ गया 57/5। 57/5 मतलब कि 11.4। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 11.4 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ गोल्ड वेरीज डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ इट्स वेट। जो गोल्ड है उसका जो वेट है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है क्यूब ऑफ इट्स वेट इफ इट इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस हुज वेट आर इन रेशियो 2:3। ये मेरा गोल्ड था, ये मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अगर मैं इन 2 हिस्सों का जो डिवाइड कर दिया ये मेरा बन रहा है 2:3। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मतलब कि मेरा ये वाला बनेगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब 2:3:5, ये जो मेरा 5 है ये है वेट ऑफ ओरिजिनल डायमंड। ठीक है ना, मैंने ओरिजिनल डायमंड को ब्रेक करके तो जो मेरे 2 छोटे छोटे टुकड़े बने वो 2:3 बने ना, तो मैं 2 + 3 से इसकी रेशियो लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो मैं यहाँ से उसने बोला कि भाई वेट का जो मैं क्यूब करूँगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका क्या है जो प्राइस है। ठीक है, तो अगर मैं करूँ, ये मेरा वेट का रेशियो हो गया, वेट का रेशियो, तो प्राइस का रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, इसका मैं क्यूब कर दूंगा। तो क्यूब मैं करूंगा, ये हो गया 8:27:125। ठीक है जी, 8:27:125। उसने मुझे ये 125 की वैल्यू दे रखी है कितनी 1000, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 125 की वैल्यू दे रखी है 1000। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। बाकी जो 2 हैं उनका प्राइस मेरे पास क्या हो जाएगा 8 प्लस में 27, 8 प्लस में 27 हो गया मेरा 35। तो 35 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 8 × 35, जो कि मेरा क्या बन जाएगा 280। तो अब उसको लॉस कितना हुआ, पहले वो डायमंड था 1000 रुपीज का, अब कितने का है 280 का। तो लॉस कितना हुआ 1000 माइनस 280 विच विल बिकम 720। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 720। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 15% ऑफ ए इज डबल ऑफ 30% ऑफ बी।
30/100 मल्टीप्लाई में बी। अगर मैं इसका डबल कर दूं, इसका मैं डबल कर दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 15/100 इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से 100 से 100 गया, ये 1 और ये 2, तो मेरे पास 4b इज इक्वल टू क्या आ गया ए। तो a/b की रेशियो मेरे पास क्या आ जाएगी 4/1, और उसने पूछा भी मेरे से क्या है a/b, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive even number should be exactly divisible। देखो जी, 3 consecutive even number would be exactly divisible। तो 3 consecutive even number अगर मुझे डिवाइड करने हैं, ठीक है ना, अगर मैं कोई भी 3 consecutive even नंबर लेता हूं तो मान लो 2x, 2 इंटू एक्स प्लस 1 और 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अगर मैं x को 1 मानता हूं तो मतलब कि जो भी मेरा नंबर होएगा ना, जो भी मेरा नंबर होगा, अगर मैं एक टाइम के लिए x को 1 ले लेता हूं, ठीक है, तो एक मेरा इवन नंबर हो गया 2, दूसरा कितना हो गया 4, तीसरा कितना हो गया 6। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा 2 इंटू 1, यहाँ पे लिखा जाएगा 2 इंटू 2 और यहाँ पे लिखा जाएगा 2 इंटू 3। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 ऐसा नंबर आ रहा है मेरा, मतलब 6 का मल्टीपल जो भी मेरा होएगा ना, 6 का मल्टीपल मेरा जो भी होएगा वो नंबर क्या होएगा, वो 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर को डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है जी, 6 का मल्टीपल मेरा जो भी होएगा वो क्या करेगा 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर को डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 6 का जो सबसे बड़ा नंबर बन रहा है वो क्या बन रहा है 48। लेट मी चेक इट अगेन, which one of the following is greatest number by which the product of 3 consecutive number। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive even number ना, तो मतलब कि 2x मल्टीप्लाई में 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई में 2x प्लस 2 डिवाइड बाय 48। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर भी पुट करूँ तो x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास ये बनेगा 2 इंटू 4 इंटू 6 बाय 48। तो ये ऊपर भी 48 बन रहा है, नीचे भी मेरे पास क्या बन रहा है 48, तो 48 से 48 गया मेरा 1, तो मतलब कि यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा 48। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस एंड स्कोर 72 मार्क्स। भाई टोटल क्वेश्चन कितने थे 20। उसने बोला इफ 5 मार्क्स आर आंसर्ड फॉर ईच करेक्ट, करेक्ट के कितने मिल रहे हैं 5, और 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर, रॉन्ग के कितने मिल रहे हैं 2। वैसे तो अच्छा ठीक है, उसने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। अगर मैं चाहूं, अगर मुझे इक्वेशन बनानी है ना, मैं सपोज कर लेता हूँ कि करेक्ट क्वेश्चन थे x, तो रॉन्ग कितने हो जाएंगे 20 माइनस एक्स, तो यहाँ पे मेरे पास 5x प्लस में 2 इंटू 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 72। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया 3x प्लस में 40 इज इक्वल टू 72। तो 3x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, एक मिनट -2, सॉरी यहाँ पे ये आएगा माइनस, प्लस नहीं माइनस, तो ये मेरा बन जाएगा 7x और यहाँ पे होएगा -40। तो 7x की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 112, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 16। ठीक है, तो मतलब कि उसने 16 क्वेश्चन सही करे और 4 क्वेश्चन क्या है गलत करे।
अगर आप लोग इसको ऑप्शन से भी करोगे तब भी हम लोग कर सकते हैं। मान लो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ 18 क्वेश्चन अगर उसके ठीक है, 18 इंटू 5 90, तो पीछे बच के 2 क्वेश्चन गलत होंगे, तो 2 इंटू 2 4 माइनस करूंगा तो बन रहा है 86, मतलब कि ये ऑप्शन मेरा गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है 17, तो 17 इंटू 5 मेरा क्या आएगा 85, पीछे बच के 3 क्वेश्चन, 3 इंटू 3 इंटू 2 6, तो ये मेरा 79, मतलब कि ये ऑप्शन भी मेरा क्या है गलत। 16 वाले में 16 इंटू 5 ये मेरा बन रहा है 80, पीछे क्वेश्चन कितने बच गए 4, तो 4 इंटू 2 ये मेरा क्या बन रहा है 8, और यहाँ पे इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 72, तो मतलब कि 16 क्वेश्चन वो सही कर रहा है। तो चलिए गाइस, आज हमने 2020 का जो CAPF का पेपर था उसके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। ऐसे ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा अब। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या फिर ऐसा कुछ भी हो कि भाई कहीं पे आपको समझने में कोई दिक्कत आई हो किसी भी कंसेप्ट में, तो प्लीज़ मेरे को जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय तक्षशिला, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी मेरे से पूछ सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और जितना हो सकेगा इसको शेयर करिएगा, जो भी जिसको भी ज़रूरत है इस चीज़ की उसके तक ज़रूर पहुँचाइएगा। ठीक है जी, चलो जी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।